नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस टॉप 500 क्वेश्चनों की क्लास में। ये हमारा पार्ट नंबर 2 चल रहा है और इसके मैंने आपको 6 वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं 7 नंबर वीडियो के बारे में। यानी कहने का मतलब आज हम 191 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 190 नंबर क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और बहुत अच्छा आप कंटेंट यहाँ से पढ़ के जाओगे आपके एग्जाम में, तो आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि आपको थोड़ी सहानुभूति मिले और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के इस क्वेश्चनों की। और आज हम बात करने वाले हैं 191 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा है और बायोलॉजी में जो टॉपिक मैं आपको पिछले पार्ट में नहीं करवा पाया था वही टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज हम 200 क्वेश्चन तक जो है ना वो तो बात करेंगे किसकी, बायोलॉजी की। यानी 200 क्वेश्चन तक आपको मैं बायोलॉजी करवा दूंगा और 200 क्वेश्चन के बाद आपके जो 300 क्वेश्चन बचेंगे उसमें मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करवाऊंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि पटवारी का जो एग्जाम है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछी जाती है और ज़्यादातर जो है ना वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं फिजिक्स भी करवाऊंगा, केमिस्ट्री भी करवाऊंगा। 100, 125 या 100, 150 क्वेश्चन तो मैं आपको फिजिक्स के करवाऊंगा और उतनी क्वेश्चन मैं आपको केमिस्ट्री के करवाऊंगा। ठीक है, जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं 191 नंबर क्वेश्चन से। 191 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा जूम। ये कर दिया मैंने आपके सामने जूम और इसका आंसर आपको देना है बहुत अच्छे से। देखिए, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, ये कहाँ पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है हरित लवक के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? हरित लवक के अंदर पाया जाता है। एक नंबर बात, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है या पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित के द्वारा पत्तियों का रंग क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? वो इस पर्णहरित के कारण होता है। अच्छा, इस पर्णहरित के अंदर आपकी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। ये बात मैं आपको कल बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। अच्छा, आयरन धातु किसके अंदर पाई जाती है? तो आयरन धातु आपकी पाई जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन में। और कोबाल्ट धातु किसके अंदर पाई जाती है? तो विटामिन B12 के अंदर। विटामिन B12 के अंदर आपकी क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको पहचानना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको पहचानना है। पढ़ के देखिए इन सभी को, फिर आपको पता चलेगा। पढ़ के देखिए एक बार। तो आपको दे रखा है पहला कि सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग। जितना भी आपका सजीव जगत है उसमें सजीव के अंदर आपका जंतु भी आते हैं और उसमें आपके पौधे भी आते हैं। यानी पौधे और जंतुओं में सबसे बड़ा जो आपका कोशिकांग होता है वो साथियों क्या होता है? वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो आपका क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। ये बात बिल्कुल राइट है। ये बात बिल्कुल राइट है। ये भी बिल्कुल आपका सही है। आपको सत्य कथन छांटना है। अच्छा, ये सही है। अगला देखो, पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग। पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग। यहाँ पर बात किसकी है? यहाँ पर तो सजीव जगत की थी, उसमें जंतु भी आ गया था, उसमें पौधे भी आ गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पौधा दिया है। तो पौधे का सबसे बड़ा कोशिकांग भाई क्लोरोप्लास्ट ही होगा, क्योंकि हरित लवक तो पौधे में ही पाया जाता है। अगर हरित लवक सभी से बड़ा है तो भाई पौधों के अंदर भी क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा, जंतु जगत की अगर बात आ जाती है, अकेले जंतु जगत की, तो जंतु के अंदर तो आपका ये हरित लवक होता ही नहीं है। तो फिर जंतु जगत में आपका उत्तर क्या नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जंतु जगत का। ठीक है, ये दोनों तीनों बात आप अच्छे से समझ सकते हो। सिंपल सी क्लियर है आपके सामने, कोई ज़्यादा इसमें वो बात नहीं है। अच्छा, डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो पादप व जंतु जगत के बीच में योजक कड़ी का कार्य कौन करती है। तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत पढ़ा होगा 6ठी 7वीं क्लास में। युग्लिना जो है ना, युग्लिना, उसको पादप जगत और जंतु जगत के बीच में योजक कड़ी कहते हैं। यानी योजक कड़ी का कार्य कौन करती है? तो युग्लिना करती है। तो आपके सभी के सभी कथन क्या हैं?
सही है। ऑप्शन नंबर आपका ई क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये चारों की चारों बातें याद कर लेना साथियों, इसमें आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। इसी प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 193 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है। देखिए, जब टमाटर हरा होता है तो उस हरे टमाटर के अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर पाया जाएगा पर्णहरित। क्या पाया जाएगा, पर्णहरित। जब वो लाल हो जाता है, जब वो लाल हो जाता है तो उसमें बन जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बन जाता है, क्रोमोप्लास्ट, है ना, उसमें बन जाता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट करता है लाल रंग उत्पन्न। क्या करता है, लाल रंग उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना कि जब टमाटर हरा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल होता है उसके अंदर। कहने का मतलब उसके अंदर आपका हरित लवक होता है या फिर पर्णहरित होता है। अच्छा, जब वो लाल हो जाता है तो उसके अंदर क्या बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट बनता कैसे है, वो क्रोमोप्लास्ट कैसे बनता है, इस क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है। वो कैसे बनता है, तो प्यारे साथियों वो आपको पता होना चाहिए। नए क्रोमोप्लास्ट का निर्माण नहीं होता, कोई नया क्रोमोप्लास्ट नहीं बनता है। वो तो पहले से क्या था, वहाँ पर मौजूद था आपका हरित लवक, वही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वही आपका किसके अंदर चेंज हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ये बात बहुत बार पूछी गई है, याद रखना है आपको कि जब टमाटर हरा होता है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक होता है, और जब वो लाल होता है तो हरित लवक ही क्या हो जाता है, इस क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, और इस क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या हो जाता है, उस टमाटर का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट कई प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाल रंग उत्पन्न करने वाला, है ना, बैंगनी रंग उत्पन्न करने वाला, पीला रंग उत्पन्न करने वाला, हरा रंग उत्पन्न करने वाला, जैसे कई होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट। ये जो है ना, ये कई प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आप याद कर लेना। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, लेकिन आप इन बातों को याद कर लेना, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर बात आपसे पूछ सकता है, आम का पीला रंग, आम का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है। आम का पीला रंग होता है केरोटिन वर्णक के कारण। कौन से वर्णक के कारण, केरोटिन वर्णक के कारण। 1 नंबर बात। अच्छा, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, गाजर का लाल रंग, गाजर का जो लाल रंग है वो बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण। 2 नंबर बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, 3 नंबर अगर हम बात करें, चर्चा में लेके आए हैं, तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो आपका एल्फा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एल्फा कैरोटीन के कारण होता है। तो कैरोटीन की मैंने आपको 3 बातें बता दी। सीधा हल्का जो कैरोटीन होता है उसमें तो आम का रंग पीला होता है। गाजर क्या करता है, गाजर क्या करता है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन गाजर का रंग क्या कर देता है, लाल कर देता है। और गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो एल्फा कैरोटीन के कारण होता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो बैंगन होता है, बैंगन, बैंगन का जो रंग होता है, बैंगन का जो रंग होता है वो आपका जेंथोसाइनिन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, जेंथोसाइनिन के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आपको 5 नंबर बात ध्यान रखनी है, चुकंदर, चुकंदर और एक आपका सलजम, चुकंदर और सलजम के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, चुकंदर और सलजम, चुकंदर व सलजम, इन दोनों का जो रंग होता है वो विटानिन वर्णक के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, विटानिन वर्णक के कारण उत्पन्न होता है। एक बात आपको 6 नंबर ध्यान रखनी है टमाटर के बारे में, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन वर्णक के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण उत्पन्न होता है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, समझ लेना इनको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 195 कि अंतः पृथ्वी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जो अंतः पृथ्वी जालिका होती है वो कोशिका को आकार प्रदान करने का काम करती है। कोशिका को क्या करती है, आकार प्रदान करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसीलिए इस अंतः पृथ्वी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का जो कंकाल तंत्र है वो किसको कहा जाता है, अंतः पृथ्वी जालिका को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। जैसे हमारे शरीर को आकार किसने प्रदान कर रखा है, वही हड्डियों ने कर रखा है, और हड्डियों के बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसीलिए अंतः पृथ्वी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं, क्योंकि ये कोशिका को आकार देने का काम करती है। अच्छा, एक तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करती है, तो साथियों दूसरा काम करती है
इसमें इसमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं और वो जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटीन के निर्माण में सहायता कौन करती है, तो आपकी अंतःपृथ्वी जालिका करती है। लेकिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है आपका राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री या फिर प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम है ना, उसकी खोज की थी जॉर्ज एमिल पेलाडे ने। किसने की थी, जॉर्ज एमिल पेलाडे ने इसकी खोज की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ना। जॉर्ज एमिल पेलाडे, जॉर्ज एमिल पेलाडे नाम का जो व्यक्ति था उसने ये खोज की थी। और ये राइबोसोम है वो आपका अंतःपृथ्वी जालिका के अंदर पाया जाता है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है ये गोल्जिकाए का निर्माण करने का भी काम करती है। ये गोल्जिकाए का भी क्या करती है, निर्माण करती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतःपृथ्वी जालिका से बहुधा जुड़े रहते हैं, यानी अंतःपृथ्वी जालिका से कौन जुड़ा रहता है, यानी अंतःपृथ्वी जालिका से संबंधित कौन है सबसे ज्यादा। तो भाई आपको अभी मैंने बताया है सबसे ज्यादा जो संबंधित है वो है आपका राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम है ना वो अंतःपृथ्वी जालिका के बिल्कुल पास पाए जाते हैं, बिल्कुल अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम, है ना। इसकी सतह के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा बी। और राइबोसोम के बारे में मैं आपको यहाँ पर देखो बता चुका हूँ, बार बार मैं आपको हर प्रश्न में नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊं, वरना मेरे पास डिटेल की कमी नहीं है साथियों, है ना। कभी हम आपको थ्योरी क्लास में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा भी हाँ कंटेंट में तो दम है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जिकाए की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है। अभी अभी मैंने बताया था अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, गोल्जिकाए की उत्पत्ति होती है। अच्छा, गोल्जिकाए के बारे में कुछ हम बात करते हैं। गोल्जिकाए के बारे में, जो गोल्जिकाए है साथियों इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है। तो गोल्जिकाए की जो खोज की थी वो की थी आपकी कैमिलो गोल्जी नाम का एक व्यक्ति था, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी खोज किसके अंदर की गई थी, तो ध्यान रखना उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उल्लू की तंत्रिका कोशिका में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाए की खोज की थी। और गोल्जिकाए का जो निर्माण है वो कौन करती है, अंतःपृथ्वी जालिका करती है। अच्छा, गोल्जिकाए के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो गोल्जिकाए होता है इस गोल्जिकाए को पौधों के अंदर, पादपों के अंदर एक अलग नाम से जाना जाता है और वो नाम आपका होता है डिक्टियोसोम। यानी जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें तो इसको गोल्जिकाए बोलते हैं, लेकिन साथियों जो आपकी पादप कोशिका होती है उसमें गोल्जिकाए की बजाय इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो डिक्टियोसोम के नाम से पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस गोल्जिकाए के संगठन में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसका संगठन किस प्रकार का है। संगठन का मतलब प्यारे साथियों ये जो है ना ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड व प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का ये बना होता है, लिपिड व प्रोटीन का ये बना होता है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये कोशिका का क्या करता है, ये पदार्थों, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करता है। कोशिका के अंदर क्या करता है, जो भी पदार्थ है ना उनका परिवहन करने का काम करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का परिवहन तंत्र बोलते हैं। कोशिका का क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्रावी अंगक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कोशिका का स्रावी अंगक या फिर कोशिका का परिवहन तंत्र। दोनों नाम आपको ध्यान रखने जो किसके हैं, गोल्जिकाए के। ये आपके उपनाम है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। इनको अच्छे से आपको याद करना है। उम्मीद कर सकता हूँ गोल्जिकाए के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो साथियों ध्यान रखना, लाइसोसोम की जो खोज की गई थी वो डी डुवे नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, डी डुवे नाम के व्यक्ति के द्वारा। अच्छा, इसकी खोज जो है ना वो किसके अंदर की गई थी, तो लाइसोसोम की जो खोज है ना वो चूहे की यकृत कोशिका में की गई थी। चूहे की जो लीवर है ना, चूहे की लीवर, चूहे की जो यकृत कोशिका यानी जो चूहे की लीवर है, उस चूहे की लीवर में ही किसका पता लगा था, लाइसोसोम का पता लगा था। और किसको लगा था, डी डुवे को लगा था, ठीक है ना। डी डुवे को इसका पता लगा था, इसलिए इसको खोजकर्ता कहा जाता है लाइसोसोम का। अच्छा, लाइसोसोम जो होता है ना प्यारे साथियों, लाइसोसोम क्या करता है, जल अपघटनी एंजाइमों का निर्माण करता है। ये क्या करता है, कुछ जल अपघटनी एंजाइमों का निर्माण करता है, यानी जल को तोड़ने वाले एंजाइम कौन बनाता है, तो आपका लाइसोसोम बनाता है। जल अपघटनी एंजाइमों का निर्माण लाइसोसोम करता है। कभी कभार लाइसोसोम क्या हो जाता है,
फट जाता है और अपने अन्य आसपास कोशिकांगों को भी नष्ट कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या या फिर आत्मघाती एक ही बात है, आत्महत्या या फिर आत्मघाती, आत्महत्या या फिर आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। तो प्यारे साथियों इसी लाइसोसोम को ही कहा जाता है आत्महत्या या फिर आत्मघाती थैली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है लाइसोसोम के बारे में। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई है। अच्छे से समझना, चूहे की यकृत कोशिका में इसकी खोज की गई थी डुवे नाम के व्यक्ति के द्वारा। ये जल अपघटन एंजाइमों को क्या करता है, निर्माण करता है। आत्महत्या या फिर आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम को क्या कहते हैं। राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है, राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है। तो राइबोसोम को हम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए एक प्रकार का क्या है ये एक प्रकार का प्रोटीन ही है, खुद भी अपने आप में क्या है, एक प्रोटीन है ना। और इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, और आप रिलेट भी कर सकते हैं इन दोनों को, राइबो राइबो। ठीक है, अच्छा एक बात आपको मैंने बता दी है पहले ही, इसकी खोज जॉर्ज एमिल पेलाडे ने की थी, जॉर्ज एमिल पेलाडे ने इसकी खोज की थी, है ना। और ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री और प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसको कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है प्यारे साथियों राइबोसोम को। तो राइबोसोम के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी थी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, एक रॉबर्ट नाम का व्यक्ति था, रॉबर्ट नाम का व्यक्ति, रॉबर्ट नाम का जो व्यक्ति था साथियों, इसने इसको राइबोसोम नाम दिया था। राइबोसोम नाम किसने दिया था, तो राइबोसोम जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। और प्यारे साथियों मैं इतना आपसे दावा करता हूं, ऐसा आपको कोई भी नहीं बताता होगा इतने लिमिटेड टाइम में। इतना लिमिटेड टाइम मेरे पास है, फिर भी मैं आपको बहुत कुछ सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं साथियों, अगर आप सच में ही ये मानते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, सच में ये मानते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को एक बार आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, 200 नंबर क्वेश्चन, कि वह कोशिकांग जिनका मुख्य कार्य जल अपघटनी प्रकीर्णव या यहां पर एंजाइम भी नाम आ सकता था, एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम का संचय करना है। तो जल अपघटनी एंजाइम का श्रावण कौन करता है साथियों, तो जल अपघटनी जो एंजाइम है उसका श्रावण करता है लैन काय। लैन काय को हम बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम ही इंग्लिश में देखो इसका नाम लाइसोसोम है ना, लैन काय या फिर लाइसोसोम एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैं भी अभी आपको बता के आया हूँ लाइसोसोम के बारे में। डुवे ने इसकी खोज की थी, चूहे की यकृत कोशिका में खोज की थी। इसको हम आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, 201 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो 201 नंबर क्वेश्चन है ये आपका फिजिक्स से आ गया, क्योंकि मैं आपको 200 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको करवाऊंगा बायोलॉजी, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स करवाऊंगा, फिर मैं आपको केमिस्ट्री करवाऊंगा। तो 201 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो अब मैं आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तालियों से इसका स्वागत कीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था। यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह बात किसने बताई थी। अब ये चीजें आपको साथियों याद ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें होती हैं, ये फैक्चुअल चीजें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये मैक्सवेल के द्वारा कहा गया था कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र से संबंधित आपका कौन आता है, मैक्सवेल आता है। तो विद्युत और चुंबक दोनों का अध्ययन किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। और मैक्सवेल ने ही ये कहा कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग वो होती है जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और प्रकाश को भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये मान लो यहाँ पर प्रकाश सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो हमारी धरती है, तो अगर बीच में कोई माध्यम नहीं होगा, जैसे अब तो वायु है, भाई वायु माध्यम है हमारा, लेकिन अब अगर कोई वायु यहाँ पर न हो ना, तो भी क्या है, ये प्रकाश हमारे नीचे तक आएगा, यहाँ पृथ्वी तक आएगा। तो इसको किसकी आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी ऐसी तरंगे जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित आपका कौन है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसने इसको विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, उसको हम बोलते हैं प्यारे साथियों फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो प्रकाश है वो तरंग रूप में भी चलता है इस प्रकार से,
तरंग के रूप में भी चलता है और ये कण के रूप में भी चलता है। इसकी द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है, यानी कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। अच्छा, फोटोन की खोज आपसे पूछी जा सकती है। फोटोन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, फोटोन की खोज आपकी आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने की थी। फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने की थी। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अच्छा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, एंडरसन नाम का एक व्यक्ति था, एंडरसन नाम का। एंडरसन नाम के व्यक्ति ने क्या की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। और आपका जो परमाणु है, जो एटम है, इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा, क्योंकि सर्वप्रथम, सॉरी डोल्टन, रदरफोर्ड नहीं, सबसे पहले डोल्टन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, है ना। तो डोल्टन ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? परमाणु की, क्योंकि परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? डोल्टन ने दिया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी, थॉमसन नाम के, जे थॉमसन के द्वारा। और आपका एक बचता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज है प्यारे साथियों, वो आपकी की गई थी, प्रोटॉन की जो खोज है वो की गई थी आपकी रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यह प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसको समझना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये होता है कि मान लो कोई भी ये वस्तु है और ये मान लो हमारा सूर्य है। ठीक है, तो अब सूर्य क्या करता है? चुंबकीय विकिरण छोड़ता है। तो ये वस्तु क्या करेगी? उन चुंबकीय विकिरणों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। उन चुंबकीय विकिरणों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और जब ये चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित कर लेता है तो यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये जो घटना बताई थी वो किसने बताई थी? ये सारी की सारी जो घटना बताई थी साथियों, ये बताई थी आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने। किसने बताई थी? आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने बताई थी। तो ध्यान रखना, प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है ना वो किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको अभी यहाँ पर बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 204 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? है ना। देखो, प्रकाश के दो सिद्धांत होते हैं। एक तो आपका कण सिद्धांत होता है, कण सिद्धांत यानी कण के रूप में चलता है। एक आपका तरंग सिद्धांत होता है। तो तरंग सिद्धांत किसने दिया था और कण सिद्धांत किसने दिया था, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो कण सिद्धांत, तरंग सिद्धांत जो दिया गया था, तरंग सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था? हाइगेन्स नाम के व्यक्ति के द्वारा। हाइगेन्स नाम का जो व्यक्ति था उसने क्या किया था? तरंग का सिद्धांत दिया था, यानी प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी हाइगेन्स नाम के व्यक्ति ने। अच्छा, जो प्रकाश कण के माध्यम से चलता है वो बात किसने बताई थी? तो वो बात आपके आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने बताई थी। आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने ये बात बताई थी कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, लेकिन हाइगेन्स ने क्या कहा कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, सॉरी तरंग के रूप में चलता है ना, तरंग के रूप में चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने आपका गति के नियम दिए थे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तरंग वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, है ना, और अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, इस प्रकार की कई तरंगें होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से दो तरंगें होती हैं, एक आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु है उससे निकलने वाली जो तरंग है वो किसी माध्यम के समांतर चले, किसी माध्यम के समांतर चले, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य बोलते हैं। और अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि मान लो कोई वस्तु है और उससे निकलने वाली तरंग जो है ना वो माध्यम के लंबवत चले, यानी माध्यम इस प्रकार से है तो वो किस प्रकार से चले? इस प्रकार से चले, तो उस तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो पहले साथियों, जो विद्युत तरंग है ना, सॉरी आपकी जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश जो तरंग है वो एक प्रकार की आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना, प्रकाश तरंग एक प्रकार की आपकी अनुप्रस्थ तरंग है ना, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो इस प्रकार से ऊपर से आता है और वो माध्यम के क्या चलता है? माध्यम के लंबवत चलता है। माध्यम की क्या चलता है? लंबवत चलता है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? इसको अनुप्रस्थ तरंग नाम दे दिया।
ठीक है ना, अनुप्रस्थ। अच्छा, एक आपकी होती है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग आपकी क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, ध्वनि तरंग आपकी अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 206 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश अभी अभी मैंने आपको बताया था कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है। कण के रूप में चलता है, ये बात किसने बताई, आइंस्टीन ने बताई, है ना, आइंस्टीन ने बताई। और तरंग के रूप में चलता है, ये बात किसने बताई, ये हाइगेन्स नाम के व्यक्ति ने बताई। अभी अभी मैंने आपको ये दोनों बातें बता दी हैं, ठीक है। तो दोनों रूप में चलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति क्या है। तो प्यारे साथियों, ये एक फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना साथियों, कभी कभार आपको यहाँ पर ये दे देता, मान लो यहाँ पर 3 न होकर यहाँ पर -8 होता, यहाँ पर -8 दे देता, तो आपको ध्यान रखना इसी प्रकार से आपको फंसा सकता है। एक जगह आपको +8 दे देगा, एक जगह आपको -8 दे देगा, और एक नंबर ऑप्शन आपको दे देगा माइनस वाला, और 2 नंबर ऑप्शन आपको क्या दे देगा, सेकंड वाला यानी प्लस वाला। तो आप ऑप्शन ए करके आओगे जल्दी में, क्योंकि आपको पता है ये जल्दी में करके आओगे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि घात ये प्लस की होती है या माइनस की होती है। तो ध्यान रखना ये प्लस की होती है, ठीक है ना। इस बात के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान अपना आकर्षित करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम किसके अंदर होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है वो होता है आपका निर्वात के अंदर। प्रकाश सबसे अधिक कहाँ पर वेग गति करेगा, तो वो करेगा आपका निर्वात में, यानी जहाँ पर वायु नहीं है, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर तेजी से क्या करता है, प्रकाश चलता है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, सबसे कम प्रकाश किसके अंदर जाता है, तो हीरे के अंदर जाता है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और इसके अंदर से प्रकाश गुजर नहीं पाता है ना, सबसे कम। लेकिन आपको ध्वनि जो तरंग है ना, ध्वनि तरंग, उसके बारे में अलग से ध्यान रखनी है। ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग आपका ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा, और आपका जो गैस है उसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे कम आपका निर्वात में ध्वनि चलती नहीं है। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है, क्योंकि अगर वायु नहीं है तो मैं जो बोलूँगा वो मेरे पास बैठे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। अगर वायु नहीं है, अगर वायु नहीं है, माध्य इस वायुमंडल में वायु नहीं है, तो मैं कोई बोलूँगा वो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। तो वायु के वेग के लिए, वायु की गति के लिए किसकी ध्वनि की गति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वायु की आवश्यकता होती है। निर्वात में बिल्कुल शून्य होती है, ध्यान रखना। कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्वनि की, लेकिन प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ये। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस लौटने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। मान लो कोई ये प्रकाश, ये कोई माध्यम है, ये इसके माध्यम की सतह है। मान लो इधर एक कमरा है, हमारा यहाँ पर कमरा है, ठीक है ना। तो यहाँ सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरण आई और वो प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराई, और टकराने के बाद वापस यहाँ से इसी प्रकार से वापस चली गई। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, तो वापस जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। वापस जाना आपका परावर्तन कहलाता है। और इस परावर्तन के कारण आपकी जो है ना, वो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, जब कभी भी आपको प्रतिबिंब की बात दे दे, कहीं भी प्रतिबिंब की बात दे दे, तो आपका उत्तर क्या होगा, परावर्तन होगा। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको परावर्तन की बात दे दे तब आपका उत्तर क्या होगा, परावर्तन। यानी क्वेश्चन आपको पूछ ले कि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बन रहा है इस प्रकार से, तो उसका कारण क्या है, तो प्रतिबिंब बनने का जो कारण होता है वो क्या होता है, आपका परावर्तन होता है, ठीक है ना। परावर्तन आपका क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण करने का कार्य करता है। परावर्तन के कारण आपके सारे के सारे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होती है आपकी अपवर्तन। अच्छा, अपवर्तन क्या होती है, ये अच्छे से समझना। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि कोई वस्तु, कोई प्रकाश किरण आई और वो टकरा के वापस चली गई, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन के कारण किसका निर्माण होता है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब कभी भी आपको प्रतिबिंब की बात दे तब आपका उत्तर क्या होगा, परावर्तन होगा। एक नंबर बात याद रखना ये हमेशा। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या हुआ कि प्रकाश किरण है ना, प्रकाश किरण वो इस प्रकार से इधर से आई, लेकिन ये यहां पर आने के बाद में इस प्रकार से ये थोड़ी सी क्या हो गई, इस प्रकार से झुक गई, इस प्रकार से क्या हो गई, झुक गई। जाना चाहिए था इसको इस साइड, लेकिन ये क्या हो गई, नीचे की तरफ झुक गई इस प्रकार से, तो ये क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की घटना को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। यानी प्रकाश की किरण का थोड़ा अपवर्ती, मतलब प्रकाश की किरण का क्या होना, थोड़ा मुड़ना या फिर थोड़ा सा विचलित होना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन के कारण जितनी भी आपकी मतलब पानी के अंदर कोई किसी का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, है
है ना, पानी के अंदर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो किसके कारण होती हैं? वो आपकी अपवर्तन के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? अपवर्तन के कारण होती हैं। तो आपको दे दे कि कोई पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, पैर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, गेंद ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो किससे संबंधित होंगी? अपवर्तन से। तो जब भी आपको टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर और मुड़ा हुआ नाम मिले तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब बात आती है विवर्तन की। तो विवर्तन से संबंधित कोई ज्यादा घटना नहीं है, बस एक टिंडल प्रभाव है ना, टिंडल प्रभाव, वो विवर्तन पर आधारित है। वो भी आपका विवर्तन पर आधारित है, आपका टिंडल प्रभाव, लेकिन वो आपसे ज़्यादा पूछता नहीं है। टिंडल प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। टिंडल जो प्रभाव है ना, टिंडल प्रभाव, वो आपने देखा होगा कभी कभी सर्दियों के टाइम में आप एक साइड बैठे हो, लेकिन आपके पास से कोई मतलब अलमारी है, कोई मतलब ऊपर मतलब वो है रोशनदान है, तो उसमें से क्या आ रही है? एक प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण को आप देखोगे ना तो उसका एक अलग से पथ दिखाई देगा, आपको अलग से रास्ता दिखाई देगा। आप दूर से देखोगे ना तो उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। वो आपका विवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। वो किसके कारण उत्पन्न होता है? विवर्तन के कारण। ठीक है ना। तो विवर्तन का मतलब होता है कि मान लो ये कोई वस्तु है छोटी सी बिल्कुल, और कोई प्रकाश किरण आई इस प्रकार से, और ये प्रकाश किरण इसके किनारों से टकरा के वह इस प्रकार से थोड़ी विचलित हो गई, इसके किनारों से टकरा के क्या हो गई? थोड़ी बहुत विचलित हो गई। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। ठीक है। एक आपकी होती है ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या है? कि किसी भी तरंग को किसी दिशा में मोड़ना, किसी खास दिशा में मोड़ना, किसी खास दिशा में मोड़ना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। तो ध्रुवण जो है ना वो आपका प्रकाश के अंदर तो पाया जाता है। प्रकाश को तो हम चाहेंगे उस साइड मुड़ जाएगा प्रकाश, तो भाई प्रकाश को हम क्या करेंगे? भाई प्रकाश हमें इस साइड भेजना है, इस साइड नहीं भेजना, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भेजेंगे। लेकिन एक होती है आपकी ध्वनि। ध्वनि के अंदर ध्रुवण की क्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि ध्वनि ये थोड़ी कि भी मैं इस साइड ही भेजूंगा, इस साइड नहीं सुनाई देगा। भाई अगर आप बोलोगे ना तो वो इस साइड भी सुनाई देगा और इस साइड भी सुनाई देगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो प्रकाश इस साइड चला जाएगा और इस साइड नहीं जाएगा। लेकिन ध्वनि में ऐसा नहीं हो पाता है। तो किसी खास दिशा में मोड़ना क्या कहलाता है? ध्रुवण। तो ध्रुवण आपका प्रकाश के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन किसके अंदर नहीं पाया जाता? ध्यान रखना, ध्वनि के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, आगे देखना। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं? तो साथियों 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अच्छा, वो रंग कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो रंग होते हैं विबग्योर। क्या नाम याद रखना है? विबग्योर। आप सभी को याद ही होगा विबग्योर। वी से आपका बनेगा वायोलेट। वायोलेट को बोलते हैं बैंगनी। क्या बोलते हैं? बैंगनी। आई से इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी या फिर आसमानी, आसमानी, आसमानी कलर, है ना। बी से आपका ब्लू। ब्लू मतलब नीला। जी से ग्रीन यानी हरा। वाई से येलो यानी पीला। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, नारंगी। और आर से रेड यानी लाल। ये 7 रंग होते हैं किसके अंदर? प्रकाश के अंदर। प्रकाश जो होता है ना उसमें 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग का आपको क्रम ध्यान रखना है। विबग्योर सबसे 1 नंबर आपका आता है बैंगनी, और सबसे कम लास्ट कौन आता है? आपका लाल आता है। अब यहां से मैं आपको 4 क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। पहली बात, जब हम इस साइड बढ़ते हैं, जब हम इस साइड से इस साइड चलते हैं, कौन सी साइड से? इस साइड से इस साइड चलते हैं, तो तरंग धैर्य, तरंग धैर्य और एक चाल। तरंग धैर्य और चाल तो क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जब हम इस साइड से इस साइड चलते हैं तो तरंग धैर्य और चाल तो आपकी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन एक आपकी होती है आवर्ती, एक आपकी होती है आवर्ती, आवर्ती। और एक आपको ध्यान रखना है साथियों, एक तो हो गया आपकी आवर्ती और एक आपकी हो गई ऊर्जा। एक आपकी हो गई ऊर्जा, एक आपकी हो गई ऊर्जा। आवर्ती और ऊर्जा क्या होती हैं? घटती हैं, घटती हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब आपको पूछेगा कि सबसे अधिक तरंग धैर्य कौन से रंग की होती है? तो इधर चलने पर तरंग धैर्य बढ़ती है, तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? रेड की हो जाएगी। आपको पूछ ले कि सबसे अधिक चाल किस रंग की होती है? तो सबसे अधिक चाल आपकी जो आपका रेड रंग है यानी लाल रंग है उसकी होती है। समझ में आ गई? अब आपको पूछ ले कि सबसे कम तरंग धैर्य किसकी होती है? सबसे कम तरंग धैर्य, भाई इस साइड जाते हैं तो ये बढ़ती है, इस साइड जाते हैं तो बढ़ती है, तो बढ़ेगी कब? जब यहां पर कम होगी। तो सबसे कम तरंग धैर्य किसकी हो गई? आपकी बैंगनी की हो गई।
है ना। तो जरूरी नहीं आपको यही पूछे, आपको ये दे दे कि ब्लू, ग्रीन और येलो, यानी नीला, हरा और पीला, तीनों रंगों में तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी है। तो भी इन तीनों की अगर बात करें तो पीले की क्या है, सबसे अधिक है, और नीले की क्या है, सबसे कम है। तो इस प्रकार से आपको एक दूसरा दे के भी पूछ सकते हैं। ये आपको याद अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो आप। अच्छा, फिर आती है बात आवर्ती की। आपको ये पूछ ले कि सबसे अधिक आवर्ती किसकी होती है, सबसे अधिक। भाई हम इस साइड जाएंगे तो आवर्ती कम होगी, इस साइड जाएंगे तो आवर्ती कम होगी, तो सबसे कम तो आवर्ती किसकी हो जाएगी, लाल की, और सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, बैंगनी की। इसी प्रकार से अगर आपको ऊर्जा की बात पूछ ले तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा आपकी बैंगनी रंग में होती है, और सबसे कम ऊर्जा आपकी किसके अंदर होती है, लाल रंग में होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, कम से कम यहाँ से मैंने आपको 15-20 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। यहाँ से 15 से 20 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से। भाई आपको ओ आई दे दिया, उसमें आपको 4 प्रश्न पूछ लिए, कौन सा ही पूछ लिया। आपको जी और बी दे के आपको 4 प्रश्न पूछ लिए, आपको आर दे के 4 प्रश्न पूछ लिए, आपको बी दे के 4 प्रश्न पूछ लिए, आपको जी दे के 4 प्रश्न पूछ लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ये तो, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 211 नंबर, कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो सर्वप्रथम रोमर नाम के व्यक्ति ने, रोमर नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को क्या किया था, ज्ञात किया था। बहुत सारी बुकों में आपको गैलीलियो इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, रोमर। रोमर ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था। अच्छा, न्यूटन ने क्या दिए थे, गति के नियम दिए थे, आपको पता है। गैलीलियो ने आपका क्या किया था, खगोल सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, खगोल सूक्ष्मदर्शी की, खगोल सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इसके साथ साथ जो गैलीलियो था, गैलीलियो भाई साहब ने तापमापी यानी थर्मामीटर का आविष्कार भी किया था। थर्मामीटर का आविष्कार भी किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। और गैलीलियो ने गति के नियम भी दिए थे, गति के समीकरण भी दिए थे। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, उसका कारण क्या है। मैंने आपको बताया था ना, मुड़ा हुआ नाम आ गया तो बिना देखे आंसर कर दो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसी कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये क्या हो गया, अपवर्तन का कारण। मैंने आपको बताया था ना, टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ा हुआ और ऊपर उठा हुआ, ये सारा का सारा कारण किसका होता है, ये सारा का सारा कारण आपका अपवर्तन का होता है। तो बिना सोचे समझे आप आंसर कर देना अपवर्तन वाला, सही होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में साथियों 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग। लेकिन उस 7 रंगों में से आपके 3 रंग ऐसे होते हैं जो दृश्य होते हैं। 3 रंग सिर्फ क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। दृश्य रंग कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो आपका होता है लाल, एक आपका होता है पीला, और एक आपका होता है बैंगनी, एक आपका होता है बैंगनी। ध्यान रखना, किसके अंदर, इंद्रधनुष के अंदर। इंद्रधनुष में 3 रंग दिखाई देते हैं, लाल, पीला और बैंगनी। वैसे 7 रंग होते हैं, लेकिन वो और क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। लेकिन लाल, पीला और बैंगनी का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए वो हमारी आंखों में सीधे पड़ते हैं। वैसे होते तो 7 हैं, लेकिन 3 दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, उसमें से जो पीला रंग है, पीला रंग, इसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष का माध्य रंग बोलते हैं। इंद्रधनुष का माध्य रंग कौन सा होता है, तो आपका पीला होता है, क्योंकि पीला बीच में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माध्य रंग बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना, विबग्योर, वही आपका क्या है, सूत्र है विबग्योर। वही 7 रंग होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने 215 नंबर क्वेश्चन, कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना का कारण। मृगमरीचिका, अच्छा मृगमरीचिका क्या होती है, कभी आप देखे होंगे कि जब आप, ये रोड है, मान लो एक रोड है ये, और इस रोड पर आप यहाँ पर बाइक चला रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आगे यहाँ पर पानी सा दिखाई देता है, थोड़ा सा आगे आपको यहाँ पर पानी सा दिखाई देता है। जब आप आगे जाते हैं थोड़ा और आगे दिखाई देता है, थोड़ा और आप आगे जाते हैं तो थोड़ा और आगे दिखाई देता है। यही घटना क्या कहलाती है, मृगमरीचिका कहलाती है। इसी प्रकार से जो आपका हिरण होता है, हिरण, वो जब रेगिस्तानों में मतलब क्या करता है, रहता है, तो उसको प्यास लग जाती है, तो वो इसी घटना के कारण भागता भागता मर जाता है। कैसे कि हिरण यहाँ पर खड़ा है मान लो, तो वहाँ उसको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, पानी सा दिखाई देगा। जब वो भाग के यहाँ जाएगा तो उसको आगे दिखाई देगा, तो इसी प्रकार से भागता रहता है और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। मरीचिका को मतलब मरना, मृग का मतलब यानी हिरण, हिरण का मरना रेगिस्तान में।
वो कौन सी घटना का कारण है? तो वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। किसका कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखना, मृगमरीचिका जैसी घटना का जो कारण वो क्या है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, यानी कोई भी आपकी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, चाहे वो जल की बूंद हो चाहे कोई और वस्तु हो, अब इसके अंदर प्रकाश आ जाता है, इसके अंदर प्रकाश आ गया है ना, यहाँ पर प्रकाश आया तो उसका अपवर्तन हो गया, यहाँ पर तो अपवर्तन हो गया, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है? वायु में जाता है। यानी किसी भी ठोस वस्तु से, किसी भी ठोस वस्तु से वायु में जाना, प्रकाश का, किसका? प्रकाश का। प्रकाश का किसी ठोस वस्तु से वायु में जाना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। किसी भी प्रकाश का किसी ठोस वस्तु से वायु में जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती हैं? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, इंद्रधनुष में आपकी 3 घटनाएं पाई जाती हैं। इंद्रधनुष में कितनी घटनाएं पाई जाती हैं? 3 घटनाएं। और वो 3 घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, ये आपकी जल की बूंद है, यानी जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें बारिश होने के बाद में कुछ जल की बूंदें हमारे वायुमंडल में रह जाती हैं। तो जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ेगी, जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आने के बाद में इसका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से अपवर्तन हो जाएगा। यानी प्रकाश किरण जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधी नहीं जाकर के इस प्रकार से हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका अपवर्तन हो गया। ये घटना आपकी अपवर्तन की हो गई। फिर ये यहाँ से बाहर निकलती है, प्रकाश किरण यहाँ से बाहर निकलती है, तो फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल देते हैं। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये बूंद है ना, जल की बूंद, ये एक ठोस पदार्थ की भांति काम करती है। ये ठोस पदार्थ की भांति काम करती है, और जब ये जल की बूंद से बाहर निकलती है प्रकाश की किरण, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल देते हैं। और फिर हमें कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। और 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, है ना। वर्ण विक्षेपण यानी रंगों का विक्षेपित होना, रंग दिखाई देना, है ना। फिर हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये 3 घटनाएं आपकी कंप्लीट होती हैं किसके अंदर? इंद्रधनुष के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महासागर का नीला रंग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? उसका कारण क्या है? तो साथियों, ये मान लो महासागर है और यहां पर क्या है? पानी है। अब यहां पर प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की किरण में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। ठीक है, सॉरी, यहां पर 7 रंग हैं। तो 7 रंगों में आपका एक नीला रंग है, एक आपका क्या है? नीला रंग। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो प्रकाश का रंग, जो आपका प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, उसमें आपका नीला रंग भी होता है। तो ये क्या करता है? समुद्र जो होता है ना, समुद्र, वो 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन एक रंग को नहीं कर पाता। यानी 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है। किसको? 6 रंगों को। लेकिन एक रंग यानी जो नीला रंग है उसको अवशोषित नहीं कर पाता, जिसके कारण वो हमारी आंखों में आता है वापस। सॉरी दोस्तों, जिसके कारण वो हमारी आंखों में आता है और हमें समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है? हमें नीला दिखाई देता है ना। तो वो होता है आपका प्रकीर्णन। वो क्या होता है? प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सॉरी दोस्तों, मेरे थोड़ा दिक्कत हो गया। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका क्या होता है? ये नीला रंग दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाँ, ये बात मैं आपको बतानी भूल गया। जब भी आपको रंग की बात करें, काला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, सफ़ेद दिखाई देना, है ना, और लाल दिखाई देना, ये सभी की सभी जो घटनाएं होंगी रंग से संबंधित, वो आपकी प्रकीर्णन के कारण होंगी। किसके कारण होंगी? प्रकीर्णन के कारण। ये बात आप याद रखना। टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ा हुआ और ऊपर उठा हुआ दिखाई देना आपका क्या होता है? अपवर्तन। और रंग से संबंधित अगर बात होगी तो वो हो जाएगी आपकी प्रकीर्णन। और जब आपको दे दे
प्रतिबिंब की बात, तब आपका उत्तर हो जाएगा आपका परावर्तन, है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 218 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका कब होता है, ये बात आपसे पूछी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण ठोस से कहां पर जाती है, वायु से जाती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो इसमें देखो ठोस कहां पर है, ठोस भैया हीरा ये रहा, हीरा ठोस है और ये आपकी वायु है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी हीरे से वायु में जाना किसका, प्रकाश का, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 219 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में, विरल का मतलब जिसमें कण दूर दूर होते हैं, कण इस प्रकार से दूर दूर होते हैं। सघन का मतलब आपका कण बिल्कुल पास पास होते हैं, कण बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम, उसको हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं, ठीक है ना, सघन माध्यम। अब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो हमारा यहाँ पर इसको डिवाइड करता है, ऊपर विरल है नीचे सघन है, तो ये कोई मान लो प्रकाश की किरण है और यहाँ पर हमारा अभिलंब है, यहाँ पर हमारा क्या है, अभिलंब है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो विरल में कण दूर दूर हैं, इसलिए इसके अंदर कोई बाधा नहीं है, इसलिए तेजी से चलता है। क्या करता है, तेजी से चलता है। लेकिन जैसे ही यह सघन में आता है तो यहाँ पर कण पास पास में है, जिसके कारण इसकी गति को कम कर देते हैं, और जब वस्तु की गति कम होती है तो वो इस प्रकार से नीचे की ओर लटक जाती है। इसका मतलब ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ऊपर उठना इसका कारण है अपवर्तन का, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसका कारण क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण आपका धूलकण, क्या है, धूलकण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बारे में आपको डिटेल से कल बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथियों। आज मैंने आपको 220 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया है, कल हम 220 से आगे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। भाई आपको पता है थोड़ा हो जाता है कभी कभार, तो क्षमा कर देना इसके लिए। और बहुत सारे दोस्त हैं ना, वो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर कर दिया करो, जिससे कि आपके भाई का थोड़ा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाए। आपके लिए बहुत कुछ करना है, आपके बच्चों के लिए मेरे को बहुत कुछ करना है, आपके लिए तो करना ही करना है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना है। इसलिए आप थोड़ा सहयोग कर दो, है ना, थोड़ा सहयोग कर दो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।